हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ। और ये हमारी सीरीज़ चल रही है जनरल नॉलेज की, जो परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। प्रथम जैन संगति किसके समय में आयोजित की गई थी? तो ये इसका जो आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मतलब ये पूछा जा रहा है कि जैसे बुद्ध संगति हुई थी तो उसी प्रकार से जैन संगति हुई थी। तो जो पहली जैन संगति हुई थी वो भी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और अगर पूछा जाए कि ईस्वी कौन सी थी, तो ये 310 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। बंदी जीवन किसकी कृति है? मतलब जो बंदी जीवन जो अखबार था वो किसके द्वारा लिखा जाता था या छपा जाता था? तो इसके जो जो छपाए जाते थे या जिनके इनके संस्थापक थे वो सचिंद्र नाथ सन्याल थे। निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, मतलब एक युद्ध ऐसा होगा इसमें जिसमें शेरशाह सूरी द्वारा नहीं लड़ा गया है। तो यह है सामूगढ़ की लड़ाई। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 में शेर शाह ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुई थी, जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। और बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था वो 1540 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच। और सामूगढ़ की लड़ाई शाहजहाँ की पुत्री के बीच उत्तराधिकारियों का युद्ध था। तो जो अगर पूछा जाए तो शेर शाह को ज़्यादातर युद्ध काल ये बीता है आपका शेर शाह और हुमायूं के बीच में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, स्थायी जीवन के प्रमाण प्रमाण तो आपके जीवन के कई जगह से मिले हैं, लेकिन स्थायित्व जीवन का प्रमाण हमें जो मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। और अगर मेहरगढ़ की बात की जाए, अगर पूछा जाए कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, तो जो मेहरगढ़ है यह स्थान आपका है पाकिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान है उसमें। हड़प्पा सभ्यता किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? मतलब हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्ति नहीं हुई है वो है लोहा धातु। ठीक है, तो आइए थोड़ा लोहा के बारे में वर्णन कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। और भारत में लोहे के प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल से मिलता है। मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल के बाद का काल उत्तर वैदिक काल को कहा जाता है। और जो 1000 ईसा पूर्व जिसकी दिनांक है, तो ये जो प्रमाण मिलते हैं वो वहाँ से मिलते हैं, ना कि हड़प्पन सभ्यता से। और ये प्रश्न कई एग्जामों में रिपीट किया गया है। आप बीपीएससी के पेपर उठाकर देख लें, या फिर झारखंड सीजीएल का पेपर देख लें, या फिर आप एसएससी सीजीएल का पेपर देख लें, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें हड़प्पा सभ्यता से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी? किस सिख गुरु की हत्या मुगल शासक द्वारा की गई थी? तो ये गुरु अर्जुन देव की हत्या सिख ये जो मुगल शासक के द्वारा की गई थी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। 10 सिख गुरुओं में 2 सिख गुरुओं की मृत्युदंड की सज़ा मुगल शासकों ने दी थी। और अगर पूछा जाए कि गुरु अर्जुन देव की मतलब जो मृत्यु हत्या थी वो किस शासनकाल में हुई थी, तो ये थी जहांगीर द्वारा। और गुरु तेज बहादुर, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप जीटी भी बोल सकते हैं, वो उनकी हत्या औरंगजेब द्वारा की गई थी। किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था? ठीक है, शाहरुख नामक सिक्का याद रखिएगा। तो बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। तो इसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का तथा गंधार में बाबरी चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, गंधार में बाबरी चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्कों को क्या क्या कहा जाता था? बाबरी। और सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था शाहरुख। ठीक है, ये विभिन्न युद्धों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना, मतलब कौन सा युद्ध किस समय काल में हुआ है। तो आप लगा के देखिए, पहला प्रथम युद्ध कौन सा था?
तो पहला प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध था जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध घाघरा का युद्ध था। तीसरा युद्ध चौसा का था। और सामूगढ़ का युद्ध आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इसका जो सही कर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2, 4, 3, 1। किस सूफी संत ने महबूब ये इलाही के नाम से जाना जाता है? मतलब किस सूफी संत को, अगर पूछा जाए कि किस सूफी संत को महबूब ये इलाही के नाम से जाना जाता है। आजकल एग्ज़ामों में एक ट्रेंड आ चुका है कि सूफी संत के बारे में एक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन था कोई सूफी संत से कि इस सूफी संत का दरगाह कहाँ है। तो इस प्रकार से सूफी संत के बारे में प्रश्न आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि सूफीज़ के बारे में आप पढ़ के जाएं। तो इसका जो महबूबियत इलाही है, इसका जो आंसर है, इस शेख निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता है। महबूब इलाही किसे जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और पूछा जाए कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो ये दिल्ली में पड़ता है। भारतीय अकाल संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? अकाल संहिता, ठीक है। तो अकाल मतलब जो भारत में जैसे अकाल जो पड़ते थे, जो पानी ना पड़ने के दौरान जो हमारे कृषि कार्य नहीं हो पाते थे, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे भारत में अकाल आते थे। तो ये पूछा जा रहा है कि किस अकाल संहिता, मतलब इसके जो अध्यक्ष थे वो किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ये था स्ट्रेची आयोग, ठीक है। तो पहला आयोग जो था वो स्ट्रेची आयोग था जिसका गठन 1878 में हुआ था, ठीक है। और जिसके अनुशंसा पर पूछा जाए कि पहला अकाल आयोग बनाया कब गया था, तो ये 1883 ईस्वी थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट VVI क्वेश्चन, आप इसको टिक मार लीजिए, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका है लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे नेट JRF के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तक किसने की थी। तो ये 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और स्थापना अगर पूछा जाए तो M N जोशी ने की थी, लेकिन अगर अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए तो लाला लाजपत राय ने की थी। और दिनांक याद रखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। वामपंथी विचारों का आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? लगभग अधिक से आधा से ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और 1900 त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ये जो कांग्रेस अधिवेशन से त्यागपत्र दे दिया था और एक नई पार्टी की गठन किया था जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था। निम्नलिखित पार्टी में किसने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का समर्थन नहीं किया? पूछ रहा है कि नहीं किया, ठीक है। तो ये देखते हैं, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों ने 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको इंग्लिश में क्यूट मूवमेंट बोला जाता है, वो ये तीनों दलों ने इसकी समर्थन नहीं की थी। तो आपको थोड़ा सा बता दें, हिंदू महासभा इसके कुछ अपने कारण थे। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि ये हिंदुओं का सपोर्ट में आए, और लेकिन हाँ, पूरी तरह से नहीं बोला जा सकता कि मुस्लिम लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था। हाँ, मुस्लिम लीग के लोगों ने भाग नहीं लिया था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसलिए भाग नहीं लिए थे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया थी वो रशियन फेडरेशन के द्वारा ही चलाई जाती थी और इसके जो विचारधारा थे वो रशिया से लिए जाते थे। तो रशिया जो द्वितीय विश्व युद्ध में था वो अंग्रेज़ों के साथ में लड़ रहा था, मतलब ब्रिटेन के साथ में था। तो ब्रिटेन और ब्रिटिश वाले, ब्रिटेन और रशियन एक दूसरे के मित्र थे। तो इसलिए भारत के खिलाफ ये कम्युनिस्ट पार्टी, भारत के साथ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं उतरना चाहती थी क्योंकि ये और ब्रिटिश और जो आपके रशियन थे वो मित्र थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। क्या था? ब्रिटिश सत्ता एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के केंद्रीय विधानसभा किसके विरोध में बम फेंके थे? मतलब पूछ रहा है कि जो बटुकेश्वर जो दत्त और भगत सिंह ने
किसके विरोध में विधानसभा में बम फेंके थे? तो आइए देखते हैं। तो ये जो विरोध किया था वो BC, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से BC मतलब पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को, याद रखिएगा ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय बम फेंका गया था। पूछा जाता है कि किस, 1929 तो सबको याद रहता है लेकिन अप्रैल याद नहीं रहता है, तो याद रखिए 8 अप्रैल 1929 को, जब अंग्रेज़ों ने बाहरी कानून सुनने के लिए हमें धमका, देखिए पेपर कट है यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा। भारत में कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य, ठीक है, तो भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सा है। इसमें है गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब, ठीक है, गुजरात, राजस्थान एवं पंजाब पाकिस्तान के साथ। और कि अब पहले तो 4 थे केंद्र शासित प्रदेश, जब जम्मू कश्मीर नहीं बना था उसमें जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा जब प्राप्त था उस टाइम 4 थे, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश बना गया है तो इसमें हम ये नहीं शामिल करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित 3 गैसों का उनकी प्रतिशतता के अनुसार आरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में समझाना है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि आपका सबसे अधिक कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, फिर उससे कम, उससे अधिक कौन सा है, फिर उससे अधिक कौन सा है। तो सबसे अधिक जो आपका पाया जाता है इस डेटा के अनुसार वो है आर्गन, फिर CO2, फिर Ne और Ha। देख लीजिएगा आप मिलान करके, यहाँ डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। भारत में चीन में किस कर्म के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सजावटी पत्थरों का आदि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। लिखा है कि किस कर्म के चट्टान भवन निर्माण हेतु, ठीक है, तो जिसमें चूना पत्थर भी निकाला जाता है, बलुआ पत्थर भी निकाला जाता है और सजावटी पत्थरों का भी इसमें प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका प्रश्न है वो विंध्यन शैली के समूह के चट्टान के पर्वत है, ठीक है। विंध्यन शैली जो आपका विंध्यन क्षेत्र है ये आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राजस्थान में। अब देखिएगा ज़्यादातर जो संगमरमर के टाइल्स वगैरह है वो राजस्थान साइड से आती है या फिर गुजरात तरफ से। तो ये जो इसका क्षेत्र विंध्यन क्षेत्र से ही ये लगभग सारे पत्थर निकाले जाते हैं। पवनों के दिशा एवं वेग के संबंधी निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो आइए देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होता है, ठीक है। धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। क्रियोलोसिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता और प्रचलित पवनें व्यापारिक पछुआर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रभावित नहीं, क्रियोलोसिस बल पवन जो है वो दिशा को प्रभावित करता है। ये काफ़ी, इसके बारे में हम कभी एक लेटेस्ट वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको कि क्या होता है क्रियोलोसिस बल, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव केस में। क्रियोलोसिस बल से पवनों की दिशा प्रभावित होती है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दाहिनी और एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, इसको समझाना पड़ेगा, तो फिर कभी देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्याग्र जलप्रपात की संज्ञा जाती है, किस नदी पर स्थित है? पहला पूछ रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। और अगर पूछा जाए तो इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और ये जो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपका अगर राज्य पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में है। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो लिखा है कि इसमें लिखा है कि मौलिंग नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, इंटांकी नेशनल पार्क वो नागालैंड में है। मुलेन नेशनल पार्क असम में है, नहीं ये असम में नहीं है। मुलेन जो नेशनल पार्क है वो मिज़ोरम में है, ठीक है। और बलफकरम नेशनल पार्क ये मेघालय में है। इसके नाम इसलिए इतने टफ है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए। उष्मगतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप से कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप, तो ठीक है, तो सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन का पूछा जाता है कि अक्सर पूछा जाता है कि पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो ग्रेफाइट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसमें गति के कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है, तो वो भी ग्रेफाइट ही
वाष्पन की क्रिया निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वाष्पन की जो क्रिया है वो आपके आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? मतलब बोल रहा जो टिंडल प्रभाव होता है वो किस कारण से होता है, प्रकाश की किस घटना से? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। और बता दें, जो लाल रंग दिखाई देता है वो भी सूर्य का लाल लाल रंग भी दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के परिकिरणन के ही कारण दिखाई देता है। तो ये भी याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो इसमें ऑप्शन दिए हुए क्या क्या होगा, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है, ठीक है। भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा, ठीक है। सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा निम्न में किस क्रिया में होता है? ठीक है, सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में किस क्रिया में होता है? तो सौर ऊर्जा का जो रूपांतर रासायनिक क्रिया में वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है और ये पौधे इसी के माध्यम से अपना भोजन बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैक्यूम में गमन नहीं करता है? ठीक है, तो वैक्यूम में जो गमन नहीं करता है वो ध्वनि जो है, ध्वनि तरंग के गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। और आपको पता है कि वैक्यूम मतलब खाली स्थान, ठीक है, और खाली स्थान में कोई माध्यम नहीं होगा। तो जब खाली स्थान में जब माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि गमन कैसे करेगा? लेकिन क्योंकि साफ साफ बोला जा रहा है कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है और वैक्यूम में कोई माध्यम नहीं होता क्योंकि वैक्यूम एक खाली स्थान को बोला जाता है। और एक और पूछा जाता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ये जो ध्वनि की चाल सबसे अधिक है वो आपका ठोस में पाया जाता है। क्या है, किस में है? तो सबसे अधिक जो चाल है वो आपका ठोस में पाया जाता है। एक बार हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका है इसमें और कोई प्रश्न बन सकते हैं? नहीं, फिलहाल तो इसमें और कोई प्रश्न नहीं बन सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। मानव शरीर निम्नलिखित में भागों में से किस में निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है? ठीक है, मतलब कि मानव शरीर किस भाग निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है? तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है वो अंडवाहिनी है, ठीक है, अंडवाहिनी है। निम्नलिखित से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? ठीक है, तो आपको पता है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं। अमीबा आप पढ़े होंगे कि एक कोशिकीय जीव है। क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु भी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। जो कवक है ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कोशिकीय जीव का अमीबा है, पैरामेशियम है, एलुगेना है, ये सब एक कोशिकीय के अंतर्गत आता है। बाकी जो आपके जितने भी इसके अलावा हैं, और याद रखिएगा जो एक कोशिकीय जीव का मतलब ये होता है कि एक सेल के माध्यम से बनता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, एक सेल के माध्यम से उसकी पूरी रचना होती है। जैसे हम मानव शरीर में अनेक सेलों से हमारी रचना हुई है, अनंत सेलों से, तो हम इजली वैसे मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो एक सेल से जो रचना होती है, आप उसको जिस रूप में डालें वो उस रूप में ढल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। इसको सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सिस्टेमा नेचुरी नामक की पुस्तक जो है आपके कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और जो विभिन्न वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर जो इनकी पुस्तक लिखी गई थी। भोजन का सर्वाधिक अवशेषण कहाँ होता है? ठीक है, सर्वाधिक अवशेषण कहाँ होता है? तो इलियम में, ठीक है। कहाँ होता है सर्वाधिक अवशेषण? कहाँ होता है? इलियम में। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। छोटी आंत को क्षुद्र आंत भी कहा जाता है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। इलियम इसका एक भाग है। मतलब अगर इनडायरेक्टली अगर इलियम अगर ना हो ऑप्शन में, और अगर आपको बोला जाए कि इस भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, आप छोटी आंत भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो ये 5.5 मीटर होती है। याद रखिएगा 7.5 मीटर। और यहाँ भोजन के पूर्ण पाचन के बाद अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल भोजन में एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोज अवशेषण इसकी दीवार में बनी रसकुरों द्वारा होता है, ठीक है। जो भोजन के बाद जो अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, और अमीनो अम्ल के बाद आपको पता है ग्लूकोज बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? ठीक है, मतलब जल जनित रोग नहीं है, तो ये है चेचक, ठीक है। और आपको ये पता है कि चेचक जो है वो एक दूसरे से फैलने वाला एक वायरस रोग है, तो इसलिए जल जनित रोग नहीं बोल सकते हैं। बाकी ये हैजा आपका हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये लगभग पानी से फैलने वाले और मच्छर के माध्यम से फैलने वाले बीमारी हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? पूछा नहीं था, ठीक है।
तो ये जो समाजवादी शब्द है 1942 में अडॉप्ट किया गया था। जब इसके पीछे बहुत सारे कहानियाँ हैं, लेकिन ब्रीफ में आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी जब रशियन फेडरेशन से हमारी भारत की मित्रता हो गई, तो रशियन फेडरेशन ने बोला कि आपने सारे संविधान से कुछ ना कुछ एडॉप्ट किया है, तो हमारे संविधान से कुछ एडॉप्ट कर ले। तो जो समाजवादी शब्द है उसके बाद भारत में इसका एडॉप्शन हुआ। और ये याद रखिए 1976 में, जबकि रशियन फेडरेशन से हमारी मित्रता 1970 के बाद हुई। जो प्रकटाद में क्या उसको बोल सकते हैं आप हिंदी में, जो एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन है, वो 1976 के बाद हुई। तो इसीलिए 42वें संविधान के बाद 1976 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और ये वो शब्द क्या था, ये आपका क्या शब्द था, समाजवादी। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्योंकि एनआरसी का मुद्दा चल रहा है और बार बार ये नागरिकता की बात आ रही है। और नागरिकता के प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये भाग 2 में है संविधान के। आर्टिकल अगर पूछा जाए तो 5 से, अगर आर्टिकल यहाँ बटन मैं कर देता हूँ, अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल आपका 5 से 11 के माध्यम में नागरिकता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कितने साल में नागरिकता रद्द की जाती है, तो आपकी ये है 7 वर्ष। ठीक है, यदि कोई भारतीय नागरिकता लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो भारत सरकार उससे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक है, तो अगर पूछा, और कई बार पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता कितने माध्यमों से लिया जाता है, तो जो भारत की नागरिकता है वो ब्रीफ में आपको बता देते हैं, वो 5 माध्यमों से, वो 5, एक मिनट थोड़ा सा, वो 5 माध्यम से। ठीक है, इसमें कई सारे हैं। जन्म से, यहाँ पर रह के 14 वर्ष तक रह के, उसके बाद और 3 है, ब्रीफ में मैं बाद में बताऊंगा इसे। यदि कोई भारतीय नागरिक लगातार 7 वर्षों तक भारत के बाहर रहता है तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। और याद रखिएगा, भारत में एकल नागरिकता है, ना कि द्वि नागरिकता। जैसे अमेरिका में आपका क्या होता है कि द्वि नागरिकता सिर्फ है, जैसे कि राज्य की अलग नागरिकता है और केंद्र की अलग नागरिकता। लेकिन भारत में कोई राज्य की नागरिकता नहीं है, जो भी है वो केंद्र की नागरिकता है। मतलब कि, और एक अलग जो नागरिकता का प्रावधान है या जो नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करता है, वो गृह मंत्रालय के शक्ति में होती है। ठीक है, मूल अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है, तो आप देख लेते हैं। ये भारतीय विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। ये असीमित नहीं है, यह स्थायी है या नियोजित है। तो ये मेरे हिसाब से यह स्थायी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल जो है आपका, वो आपके कई माध्यमों में होता है, जैसे 48, 23, 24, 21 आर्टिकल, 23, 24, 25। स्थायी इसलिए नहीं है क्योंकि समय के अनुसार से हम इस चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि इमरजेंसी पीरियड हो गया, या फिर भारत में दंगे हो गए, या कोई बाह्य आक्रमण हो गया, तो अगर स्थायित्व कर जाएगा तो फिर उस टाइम सरकार के पास कोई शक्तियाँ नहीं रहेगी कि हम किस माध्यम से नागरिकता पर काबू करें। इसलिए स्थायित्व इसे नहीं बोला जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संविधान का गठन होता है? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधान का गठन होता है? तो इसमें आप बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, 170 अनुच्छेद के में विधानसभाओं की संरचना का अध्ययन है। ठीक है, किसमें है? 170। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है? ठीक है, लिखा है कि समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। एक मिनट थोड़ा सा, निम्नलिखित में किन्हें समानता से छूट प्रदान की गई है? तो ए और सी है। ठीक है, पूछा जाता है कि समानता से छूट, तो ये इसमें राष्ट्रपति और आपके राज्यपाल आ जाते हैं। ये कुछ इनको एक प्राथमिकता नागरिकता का दर्जा मिलता है, क्योंकि ये देश के सर्वोच्च पद पे बैठे रहते हैं। तो ये आम नागरिक से थोड़ा सा इनको, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इनको अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि उत्पादन तथा धन का अहितकारी संकेंद्रण ना हो? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि मतलब कि जो अधिक धन संकेंद्र, मतलब जो अधिक धन जमा कर लेते, वो किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो
आर्टिकल 39C में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष हुआ था कि वो अध्यक्ष होंगे, मतलब स्थायी अध्यक्ष बोल सकते हैं कि वो अगर समिति गठित हुई तो उसके जो अध्यक्ष होंगे वो वही व्यक्ति होगा जो या वही मंत्रालय होगा जिसमें उसका ऑलरेडी मेंशन किया हुआ। जैसे कि लिखा है पदेन अध्यक्ष होंगे तो गृह मंत्री पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि आपको अगर पूछा जाए समझाने के लिए कि पदेन अध्यक्ष क्या होता है, तो जैसे मैं आपको बोलूँ कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, तो पदेन अध्यक्ष हमेशा राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। समावेशी विकास सूचकांक में निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो समावेशी जो सूचकांक है वो आपका विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोला जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुई थी। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें, क्योंकि कोरोना में काफ़ी खाद्य का वितरण हुआ, तो पूछा जा सकता है कि क्या है इसमें। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013 में लागू हुआ था। इसके तहत गरीब व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः 3, 2, 1 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। 3, 2 और 1 रुपये। और ये कब लागू हुई थी? 2013 में। भारत की योजना अवकाश की अवधि मानी जाती है। भारत की योजना अवकाश की अवधि कब मानी जाती है? तो ये जो है 1990 से 1992, ठीक है, अवकाश की अवधि मानी जाती है। आधारभूत उद्योग अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो ई कॉमर्स है। क्या है? ई कॉमर्स, ठीक है। क्योंकि आधारभूत उद्योग मतलब कि जो हमारे भारत में जो 8 क्षेत्रों को बांटा गया है, या 8 क्षेत्र जो मुख्य आधार है, जैसे कि आपका हो गया विद्युत, हो गया इस्पात, हो गया कोयला, हो गया। ई कॉमर्स कंपनियां तो एक प्रकार के बिजनेस करने वाली एक माध्यम है, ना कि ये स्थायित्व या आधारभूत है। अगर ई कॉमर्स कंपनियां ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। माध्यम तो सिर्फ एक माध्यम ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा किस विभाग द्वारा? तो आर्थिक समीक्षा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया जाता है। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस से वस्तु में परिवर्तित? साइंस का क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये आपका हो गया डिपोजिशन, ठीक है, जिसके द्वारा कोई पदार्थ गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग, मतलब जो हम लोग गैस वेल्डिंग में उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई क्या उसको बोल सकते हैं, कई प्रकार के यूज़ होते हैं गैस वेल्डिंग का, तो उसमें कौन सा गैस प्रयोग होता है? वो एसिटिलीन होता है, ठीक है, एसिटिलीन का होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में क्या आप परिवर्तित रहेगा? मात्रा बदलने पर, ठीक है, तो जो मात्रा बदल जाएगा तो घनत्व सेम रहेगा, ठीक है, घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी आयतन, द्रव्यमान और भार में परिवर्तन हो जाएगा। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? ठीक है, तो धुआं जो मिश्रण है वो एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। याद रखिएगा कि धुआं में तरल भी होता है, ठोस भी होता है। तरल मीन्स कि जो उसके कण होते हैं, और ठोस में कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कुछ अवांछित कण होते हैं जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश या क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आप याद रखिए कि यूनाइटेड किंगडम 4 प्रांतों से मिलकर बना है, शायद अभी एक प्रांत को हटा दिया गया है, तो उसमें एक कौन सा प्रांत नहीं है? तो आपका एक जो प्रांत है आयरलैंड गणराज्य, इसको अलग से बना दिया गया है देश, ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है। बाकी जो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों यूनाइटेड किंगडम के ही हिस्सा है। ठीक है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा, दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। तो हमारे जो सौरमंडल का जो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है वो है मंगल। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो, और जल्द ही इसके अगला भाग हम जल्दी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।